हेलो फ्रेंड्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर अपना चैप्टर चल रहा था जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम आपके लिए लेके आए यहाँ पे। तो देखिए, रदरफोर्ड के जो मॉडल था उसके अंदर कुछ कमियां रह गई थी। वो कमियां क्या थी मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्या था कि वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं समझा पाए। सेकंड पॉइंट क्या था कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रम। वो स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं समझा पाए थे। देखिए, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाए। कैसे कि देखिए, उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिवॉल्व करता है किसी चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ। ये बात रदरफोर्ड ने कही थी। ठीक है, लेकिन एक बात देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन किस में है, यहाँ पे एक्सेलरेशन में। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किस में है, एक्सेलरेशन में है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन में रहेगा या फिर जब कोई भी पार्टिकल क्या हो सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर या फिर सर्कुलर पाथ में क्या दिखाता है, एक्सेलरेशन दिखाता है, तो वहां से वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करेगा। ठीक है, वहां से वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसके अंदर आके गिर जाएगा। उसकी एनर्जी खत्म होगी तो ठीक है, जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो इसके अंदर आके गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर एटम क्या है, अनस्टेबल है। तो इस बात के बारे में नहीं समझा पाए रदरफोर्ड। सेकेंड, अगर आप ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को आप क्या मानते हैं, स्टेशनरी मानते हैं, स्टेशनरी मानेंगे अगर आप इलेक्ट्रॉन को, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को स्टेशनरी मानते हैं तो यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नाभिक के अंदर आगे गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा, दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इन बातों के बारे में क्या है, रदरफोर्ड नहीं समझा पाए। सेकंड क्या थे, वो स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं समझा पाए। अगर आपने कोई गैस ली, गैस के अंदर से अगर आपने व्हाइट लाइट निकाली तो आगे जाके 7 कलर के अंदर क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो ये कुछ कमियां रह गई थी रदरफोर्ड के मॉडल में, जो उन्हें उनके मॉडल को क्या करती थी, फेलियर की तरफ ले जा रही थी। ठीक है, उसके बाद इन कमियों का जो सुधार किया था वो किया था बोहर ने। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई एग्जाम में, क्योंकि यही ऐसा मॉडल था जो काफ़ी हद तक क्या था, सही माना गया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो क्या बताया बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर orbit for which angular momentum is whole number multiple of nh upon 2 पाई। ये ही है बोहर मॉडल। ठीक है, यहीं से क्या है, इस पहले पॉइंट के अंदर क्या है, बोहर मॉडल पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये मानिए आप यहाँ पे देखिए, बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मोशन करेगा या फिर उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, जिसके लिए एंगुलर मोमेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, NH अपॉन में 2 पाई या फिर H अपॉन में 2 पाई का क्या होना चाहिए, वोल नंबर मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे ये आपके पास कोई ऑर्बिट है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है तो सपोज कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए एंगुलर मोमेंट की वैल्यू क्या है, इस शेल के लिए है H अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो अब इसका वोल नंबर मल्टीपल ही होना चाहिए, यानी कि इंटीजर n इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है, इंटीजर। तो यानी कि यहाँ पे या तो 2h अपॉन में 2 पाई या फिर
3h/2 या फिर 4h/2, यहाँ पे n इजिकल टू क्या आपके पास 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे होल नंबर मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे जो सेकंड ऑर्बिट है इसका एंगुलर मोमेंटम आपको क्या मिलेगा, या तो मिलेगा 2h/2 या फिर मिलेगा 3h/2, मतलब होल नंबर इंटीजर मिलेगा, ना कि इसे आपको मतलब पॉइंट्स के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही क्या था बोर के एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ओनली लूज और गेन, मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ भाई, 2h/2 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ओनली लूज और गेन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल एंड हायर एनर्जी लेवल ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को एमिट या फिर लूज दो ही केस में करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। जैसे कि आप देखिए अगर यहाँ पे ये लोअर एनर्जी है और यहाँ पे ये हायर एनर्जी, अगर यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाना है तो वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। और जब वो हायर एनर्जी से क्या आएगा, लोअर एनर्जी में आएगा, तब वो क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दो ही केस में क्या करता है, एनर्जी को गेन और लूज करता है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं कि या तो वो क्या करते हैं लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करे, या फिर हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में क्या करेगा, जब जंप करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। एक बार नोट कीजिए यहाँ तक का, उसके बाद बात करते हैं बोर मॉडल के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है बोर का, देखिए कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस which is called ऑर्बिट्स। देखिए क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करता है, मोशन करता है, फिर रिवॉल्व करता है। उसे सर्कुलर पाथ को आप क्या कहोगे, ऑर्बिट कहोगे, या फिर क्या कहोगे, एनर्जी लेवल कहोगे, एनर्जी लेवल, ठीक है। उन्हें आप क्या कहोगे, एनर्जी लेवल कहोगे, ठीक है। और दीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज ऑर्बिट्स एसोसिएटेड with fixed energy and radius। ये जो ऑर्बिट होते हैं इनकी एनर्जी भी क्या होती है भाई, फिक्स्ड होती है, और इनकी रेडियस भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। जैसे कि मतलब अगर ये आपके पास एटम है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा या तो इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा या फिर इस रेडियस पे रिवॉल्व करेगा। ये नहीं कि कहीं बीच में रिवॉल्व करेगा, बीच में कहीं रिवॉल्व नहीं करेगा। और रिवॉल्व करने के लिए उनके पास जो एनर्जी है वो भी क्या है, फिक्स्ड है। जो किसकी होती है, एनर्जी सेल्स की होती है, यानी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नहीं होती, एनर्जी किसकी होती है, सेल्स की होती है। कि इस सेल्स की एनर्जी क्या है, फिक्स है, ठीक है, कि यहाँ इतनी एनर्जी तक की कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। अगर इस ऑर्बिटल की नेक्स्ट ज़्यादा है तो यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन आगे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। यानी बीच में कहीं भी क्या नहीं करेगा, रिवॉल्व नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन
वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन यूज नहीं रखे आप वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइडेड, जो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये भी यहाँ का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई, ठीक है, ये भी क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है जो दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो उसी किसके रूप में काम में लेता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम में लेता है। ये बात अपन ने कल रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी की थी। देखो भाई कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, कोई भी चीज़ जब घूमती है तो उसको किसकी आवश्यकता होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही क्या करेगा, यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में काम में लिया जाएगा, यानी कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। ये बात यहाँ से अपन ने कल रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी बात की थी और इसी के ऊपर क्या किया है, नील्स बोर ने चर्चा की थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो जो उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही क्या प्रोवाइड करेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। देखिए अगर आप ये माने कि ये कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ठीक है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, ये कोई चार्ज Q1 है, ये कोई चार्ज Q2 है, ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा इनके लिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R। ये क्या हो जाएगा इनके बीच का, F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा, इनके बीच का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, सॉरी R स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए ये तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो जब दो चार्ज मतलब Q1 और Q2 r डिस्टेंस पे हैं तो उन दोनों के चार्ज का मल्टीपल और उसकी डिस्टेंस का डिवाइड करने पे अपने पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा। बात रही किसकी, सेंट्रीपिटल फोर्स की, यानी कि Fc। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन में r, ठीक है, mv² अपॉन में r। ये क्या होता है आपके पास, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। देखिए जब भी कोई चीज़ मतलब परिधि से नाभिक की ओर, मतलब जो परिधि से नाभिक की ओर लगने वाला जो फोर्स होता है, पेरीमीटर से न्यूक्लियस की ओर जो फोर्स लगता है उसे अपन क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम फोर्स काम कर रहा है तो इसे अपन क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू कहते हैं mv² अपॉन में r, ठीक है। यानी कि m मास का कोई पार्टिकल, सपोज करो यहाँ पे m मास का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो m मास का कोई पार्टिकल जब r रेडियस पर, ठीक है, v वेलोसिटी से, ठीक है, यहाँ पे रेडियस की जाएगी r, वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी v वेलोसिटी से अगर मोशन करता है तो उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv² अपॉन में r, ठीक है। यहाँ से आपके पास दोनों चीज़ें आ गई। तो इस इक्वेशन के लिख लीजिए Fe इज इक्वल टू क्या है, Fc। तो यहाँ से इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग जब आप पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन में Q2 अपॉन में r²। अब देखिए एक चीज़ नोट कीजिए, Q1 और Q2 ये तो आपने सपोज किया था कि हमारे पास ये दो चार्ज पार्टिकल हैं। अगर अपन न्यूक्लियस वाले केस में देखें, एटम के केस में देखें, तो आपके पास Q1 क्या है और Q2 क्या है, ठीक है। तो Q1 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए मैं यहाँ से एक बार रफ कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखिए अगर आप एटम के केस में देख रहे हैं तो आपके पास Q1 क्या होगा, आपके पास एक तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो Q1 तो आप ले लीजिए इलेक्ट्रॉन। दूसरा चार्ज कौन आपके पास, पॉजिटिव है, ठीक है। तो प्रोटॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, सेम होता है 1.6 × 10⁻⁻, वो बस साइन का चेंज होता है, एक में प्लस होता है एक में माइनस होता है। तो यहाँ आप इसको भी क्या ले लीजिए, E+ ले लीजिए, ठीक है। अब भाई E+ लेते ये क्या हो गया, चार्ज तो सेम है ही, ठीक है। तो यहाँ पे E+ ले लिया, इलेक्ट्रॉन के लिए E- ले लिया, ठीक है। अब पता नहीं यहाँ पे कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन इज इक्वल टू कितने, मैं पूछूं यहाँ पे कितने प्रोटॉन है तो आप क्या कहोगे कि सर प्रोटॉन तो होते हैं और इक्वल होते हैं किसके, नंबर ऑफ एटॉमिक मास के। तो प्रोटॉन इक्वल है किसके, Z के। तो मैं यहाँ पे Zd कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास दो चार्ज कौन से हैं, E और Zd, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं, Ze² कि भाई दोनों का मल्टीपल ही तो है, तो E² हो जाएंगे और Ze² हो जाएगा, ठीक है। इक्वल है किसके, mv² अपॉन में r के।
mv² अपॉन में r के, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कितने पॉइंट हो गए, इसमें 5 पॉइंट हो गए हैं बोर्स मॉडल के अंदर। ठीक है, तो लास्ट यहाँ पे पॉइंट अपन कंसिडर करते हैं, वो क्या कहते हैं अपन, कि ये जो एनर्जी लेवल बताए थे यहाँ पे, ठीक है, कि ये जो एनर्जी लेवल यहाँ पे बताए थे, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल हैं ये क्या होते हैं, इनको स्टेशनरी माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि एनर्जी लेवल को क्या मान लिया गया, स्टेशनरी मान लिया गया। ठीक है, एनर्जी लेवल को क्या मान लिया गया, स्टेशनरी मान लिया गया। ठीक है, तो एनर्जी लेवल कौन कौन से होंगे, के एल एम एन। ठीक है, यानी कि पहला एनर्जी लेवल के, सेकंड एल, फिर एम और फिर एन। तो ये था अपने पास बोहर का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, बोहर के एटॉमिक मॉडल के थ्रू अपन क्या करेंगे, किसी रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अपन यहाँ पे कैलकुलेट करना देखेंगे। तो तब तक ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ तक ये था बोहर एटॉमिक मॉडल, काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो नेक्स्ट अपने को बोहर मॉडल के थ्रू क्या करना है, किसी एन ऑर्बिटल में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन की रेडियस का अपने को यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो अपन यहाँ पे आज पूछेंगे, डिस्कस करेंगे रेडियस का। काफ़ी बार एग्जाम में रेडियस के बारे में पूछता है भाई। देखिए आपने क्या पढ़ा था, mv² अपॉन में r इक्वल है किसके, ze² अपॉन में r² के। तो यहाँ r से r मर जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली r बचेगा। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ mv² इक्वल है किसके, ze² अपॉन में r के। यस और नो, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1 नाम। सेकंड आपने क्या पढ़ा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है L इज इक्वल टू क्या है, NH अपॉन में 2 पाई है। ठीक है, यानी कि बोहर की जो मैंने बताया था पोस्टलेट के अंदर, क्या बताया था कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसके लिए क्या हो, जो कोणीय संवेग का मान हो, एंगुलर मोमेंट का मान हो, वो क्या हो, H अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल हो। ठीक है, तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mvr, L की वैल्यू क्या होती है, mvr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, NH अपॉन में 2 पाई, इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। यहाँ से r की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, NH अपॉन में 2 पाई mv। यस और नो, ठीक है। ये जो r की वैल्यू है इसे क्या कीजिए आप, इस r की वैल्यू को पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब इस वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा, इक्वेशन 3 नाम दे दीजिए इसको। तो इक्वेशन नंबर 1 में जब आपने पुट किया तो आपके पास क्या है, mv² इज इक्वल टू ze² अपॉन में r की जगह वैल्यू रखेंगे तो NH और 2 पाई mv कहाँ जाएगा ऊपर, तो 2 पाई mv, mv से mv मर गया। ठीक है, ये mv इधर mv, तो इधर ही देखो v² तो एक v बच जाएगा, इधर इधर एक ही v है, तो mv से mv मरा तो यहाँ बचा v। तो v इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, ze² अपॉन में NH 2 पाई, इसको इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ से क्या कीजिए, इस v की जो वैल्यू है ये आप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो जब आप इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए mv, अब v की जगह ये वैल्यू पुट करनी है आपको। ठीक है, तो v की जगह आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ze² अपॉन में NH 2 पाई और r इसमें पहले से है। देखिए मैंने v की जगह देखो m ये रहा, r ये रहा, तो r ये रहा, v की वैल्यू ये रही, यहाँ से मैंने यो क्यों पुट कर दी यहाँ इसके अंदर। आगे की आपके पास NH अपॉन में 2 पाई। ठीक है, तो अब इसको क्या कर लीजिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए NH², यहाँ अगर r को आप यही रखिए तो यहाँ n² h²। ठीक है, अपॉन में ये वाली वैल्यू इधर लेके आएंगे तो 4π²। ठीक है, 2 4π² ze² और m, और कुछ बचा है 4π² ze²। ठीक है,
m, ये आपके पास के आगे वैल्यू पुट करने पे आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे h क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट है, और ई क्या है आपके पास में यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एन क्या है, एनर्जी लेवल, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एन इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी लेवल, ठीक है। एच इज इक्वल टू क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। और ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और r आपको कैलकुलेट करने जो क्या है, रेडियस है, और 4 पाई क्या है आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो सारी वैल्यू आप जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए, जब आप सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो h इज इक्वल टू, मैं प्लांक्स की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, h इज इक्वल टू होता है 6.62 या 6.62 के समथिंग क्या होती है, प्लांक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास प्लांक की वैल्यू है, तो यहाँ से 10⁻⁻34 ये क्या होती है, प्लांक्स की वैल्यू होती है। ये जब सारी वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 × 10⁻31, जब ये सारी वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, n² यानी कि एनर्जी लेवल स्क्वायर अपॉन में z इंटू में क्या आएगा 0.59 के समथिंग आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, 529 के समथिंग, सॉरी, यहाँ से आपके पास क्या निकल के आएगी 0.529 एंगस्ट्रॉन की यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, सब सारा कैलकुलेशन करेंगे तो, ठीक है। तो ये वैल्यू याद ही कर लीजिएगा, 0.529 एंगस्ट्रॉन के समथिंग निकल के आएगी। तो यहाँ से जब भी जिस भी ऑर्बिटल का आपको पूछे वो, ठीक है, जो भी एनर्जी लेवल आपको यहाँ पे दे तो एनर्जी लेवल यहाँ पुट कीजिए। हाइड्रोजन के लिए पूछे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। जिस भी एटम के लिए पूछे उसका एटॉमिक मास यहाँ पुट कीजिए, आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, बोर मॉडल के अंदर क्या हो, बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा हो तो वो कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा हो उसका अपन रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।